बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स के हवाले से सैलरीड पर्सन के न्यूमेरिकल्स हैं और हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसमें जाएंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो इनकम टैक्सेशन में सैलरीड पर्सन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और उसके लिए हमने कुछ बेसिक लेक्चर्स जो हैं वो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब आपने उसके ऊपर जाके सिर्फ देखना है और वहाँ से भी समझना है। अभी जो चंद ज़रूरी बातें हैं वो यहाँ से ही हम देखेंगे और इसको लेकर चलेंगे। एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स या बीकॉम में जो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आता है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, एक सेल टैक्स और एक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम में कंपलसरी होता है इसलिए इस पर भी फोकस करें और सेल टैक्स के ऊपर भी, और आपका पेपर इंशाअल्लाह ताला इजीली जो है वो अच्छे मार्क्स साथ हो सकता है। अब आ जाइए कि इसमें हमारी ये सारी जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है और ये मिस्टर मोहम्मद बिन हसाम है जो टैक्स ईयर 2021 की जो बुक है ना, अभी आपने 2022 में जो पेपर देना है उसके लिए तैयारी हो रही है। तो टैक्स ईयर 2021 की रेट्स इस पर अप्लाई होंगे। ज़ाहिर है कि 22 का तो बजट नहीं है, 21 वाला ही अभी हमारा जो एग्ज़ाम में आएगा। इसी तरह टैक्स ईयर एंडेड एक डेट लिखी जाती है, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस बताया जाता है। हमारे एक चैनल पे एक वीडियो पड़ी है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का डिफरेंस क्या होता है। इंडिविजुअल के लिए जो है वो पीरियड ऑफ स्टे के ऊपर देखा जाता है और टेक्निकली हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जिस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसका एंड जो रिज़ल्ट है वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल होगी। तो होगा ये कि अब आपने ये देखना है कि हम सबसे पहले टोटल जो हमारे सॉल्व करना है हमने क्वेश्चन, वो हमारे सोर्सेज जो हैं वो 5 होते हैं इनकम टैक्स के। जो टोटल इनकम की डेफिनेशन है ये ऑलरेडी चैनल पे हमारी पड़ी हुई है। तो उसके अंदर जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 और इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18, कैपिटल गेन सेक्शन 37, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। तो ये 5 सोर्सेज होते हैं जिनको मिलाकर आप टोटल इनकम बनाते हैं। और फिर टोटल इनकम जब बन जाती है तो उसके बाद फिर आपने इनको जो है वो अलग-अलग टोटल इनकम बनाकर फिर आपने डिडक्शंस माइनस करनी है। डिडक्शंस माइनस करके फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो टैक्सेशन की कैलकुलेशन करनी है और इस तरह से एक ऑनवर्ड हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये है कि इनकम फ्रॉम सैलरी को अगर आप लें तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशन देखना है कि अगर एक बंदा एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई के रिलेशन में है तो फिर वो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। अब एक फ़ीस जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आती। इसी तरह से एक फ्रीलांसर है, वो अपनी सर्विसेज देता है और अपना चार्ज करता है तो वो सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसी तरह से अगर एक फ्रीलांस के तौर पर आपको कमीशन चार्ज कर रहे हैं या कमीशन एजेंट है तो उस सूरत में भी वो सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। प्रोफेशनल एक बंदा है वो अपनी फ़ी चार्ज करता है, वो अकाउंटेंट है, वो लॉयर है, वो कोई आदमी है, तो वो भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में आ जाएगी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर भी हमारे कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं ऑलरेडी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी जो मेन थीम आपने समझना है कि एक तो टाइम स्केल का कॉन्सेप्ट समझना है कि टाइम स्केल क्या चीज़ है, और दूसरा अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ का मामला भी आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। फिर इसी तरह प्रॉपर्टी में भी कुछ चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल या सेपरेट जो है ये हमारे ऑलरेडी जो है वो चैनल पे कुछ
चीज़ें पड़ी हैं वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी हेल्प। अगर आपको इन केस का कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं उसमें हम ऑनलाइन लेक्चर भी देते हैं, ऑनलाइन टीचिंग का भी सिलसिला हमारा है, तो वहाँ से भी हमें कांटेक्ट किया जा सकता है। तो जब एक एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के साथ एक टर्म एंड कंडीशंस तय करता है तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सैलरी का, जिसको हम टाइम स्केल कहते हैं कि भाई इतने साल तक आपने यहाँ पे काम करना है इस स्केल के मुताबिक या इस टाइम पीरियड के मुताबिक। उसमें फिर एक जो आपका स्टार्टिंग जो पे होती है अलाउंसेस के अलावा या फैसिलिटीज़ के अलावा, उसको हम मिनिमम ऑफ टाइम स्केल कहते हैं। इसी तरह से उसको एनुअल जो इंक्रीमेंट मिलेगा या सालाना इंक्रीज़ होगा वो ऐड होता रहेगा और उसकी बेसिक सैलरी जो है वो बनती रहेगी। जो उसके टाइम स्केल वाली पे है उसको हम बेसिक सैलरी कहेंगे। और फिर बेसिक सैलरी जो है वो बढ़ते 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 एक उसका जो टाइम स्केल या टाइम पीरियड पूरा होगा, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल फिक्स है कि भाई इतने साल तक एक बंदा एक स्केल में रहेगा और उसके बाद या तो वो रिटायर हो जाएगा या आगे नेक्स्ट फर्दर किसी उस स्केल में चला जाएगा, या फिर वो अपने मैक्सिमम सीलिंग पर पहुंचकर उसको पर्सनल पे जो है वो लगेगी। तो बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें जब स्टार्ट ऑफ द पे होगा तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही आपका मिनिमम ऑफ टाइम स्केल होगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब भी उसके ऊपर बात हमारी जो इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीज़ होगा, तो वो हमारी बेसिक सैलरी कहलाएगी। फिर एम्प्लॉय को जो है वो दो किस्म की जो हैं वो अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ ऑफ़र होती हैं। इनके जो परक्विजिट्स कहलाते हैं वो अलाउंसेस वो हैं जो आपको इन फॉर्म ऑफ कैश मिलते हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि तकरीबन तमाम अलाउंसेस जो होते हैं वो आपके टैक्सेबल होते हैं। और जो मेडिकल अलाउंस है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है। और जो स्पेशल अलाउंस है TADA ये भी एग्जाम्प्ट होता है क्योंकि वो आपका पर्सनल नेचर का नहीं होता। इसी तरह से जो फैसिलिटी है वो अगर तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक दी गई है और ऑलरेडी आपने जो उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट के टर्म में वो है, वो पैकेज का हिस्सा है, तो फिर और बात है, फिर उसका आम तौर पे वो एग्जाम्प्ट समझी जाती है। वैसे अगर कोई फैसिलिटी दी गई अदर देन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो उसको हम टैक्सेबल ही करेंगे। तो ज़्यादातर जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्योंकि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही दी जाती हैं और वो ऑलरेडी डिस्कस्ड होती हैं और ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं, तो उनको जो है वो आम तौर पर एग्जाम्प्ट समझा जाता है। लेकिन फिर भी हमने एक अपना अलग से हम जो है वो लेक्चर इस पर देंगे और बात करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमने बातें करनी है, कि उसमें परक्विजिट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और उनकी टैक्सेबिलिटी को हम अलग से डिफ़ाइन भी करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अलाउंसेस के हवाले से आपने ये समझना है कि इसमें जो है वो चीज़ें होती हैं। तो फैसिलिटीज़ जो हैं वो 3 फैसिलिटीज़ हैं जो आपको इसमें एग्जाम्प्ट नहीं होती, वो हमेशा टैक्सेबल होंगी। उसमें आपने ये तीनों जब भी आएंगी तो आपने यही लिखना है। नंबर 1 जो होगा वो आपका यूटिलिटी अलाउंस होगा या यूटिलिटी फैसिलिटी होगी। तो यूटिलिटी जो है वो आपकी कभी भी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो आपका कन्वेंस है, जो कि कन्वेंस फैसिलिटी की फॉर्म में हो फिर भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। इसमें भी फिर 3 कंडीशंस हैं कि क्या पता आपको जो है वो टोटली पर्पज़ उसका डिफ़ाइन करना है कि कन्वेंस जो फैसिलिटी है वो पर्पज़ आपका क्या होगा। तो पर्पज़ में देखना है कि वो पर्पज़ अगर आपका ऑफिशियल है तो इसमें फिर आपके लिए उसकी जो है वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि आपका पर्सनल बेनिफिट नहीं है। और अगर वो बोथ पर्पज़ के लिए अगर प्राइवेट पर्पज़ के लिए तो ये दोनों कंडीशंस में डिफरेंट रेट होगा। तो फिर 5% जो है वो आपका जो इसमें है वो 10% ऑफ बेसिक पे ऑफ द व्हीकल, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है वो आप इसमें लगाएंगे और या फिर उसकी जो है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी उस पर लेंगे। तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी। तो एक तो ये इसमें आ जाएगा।
दूसरा अगर बोथ पर्पज़ है तो फिर उसमें आप जो है वो यही जो है वो हमारा रेट हाफ हो जाएगा और इसमें जो होगा वो 5% के हिसाब से हम कर लेंगे। तो ये चीज़ आ जाएगी और ये भी कॉस्ट ऑफ और मार्केट वैल्यू जो है व्हीकल की उसके हिसाब से होगा। इसी तरह से एक और जो हमारे पास है वो अकोमोडेशन की फैसिलिटी है और वो भी एग्जेम्प्ट नहीं होती। अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है उसके ऊपर भी जो स्मॉल सिटीज़ हैं उसमें जो है वो 30% ऑफ MTS है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि MTS क्या होता है। इसी तरह से जो लार्ज सिटीज़ हैं, बिग सिटीज़ हैं, उनके लिए जो है वो 45% है। तो ये भी आपने देखना होगा कि उसकी जो वैल्यू आपने लगानी है फैसिलिटी की उसमें MTS का या 45% अप्लाई होगा या फिर 30% अप्लाई होगा, तो वो एनुअल लेटिंग वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो एक तो ये फॉर्मेट आपने जहन में रखना है कि भाई आपने फॉर्मेट किस तरह से चलाना है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर कि इसमें किस तरह से ये हमारा जो आएगा। तो हम सबसे पहले हेडिंग दे देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका लिख देंगे सेक्शन 12। इस क्वेश्चन में उसने बेसिक सैलरी दी है, इस क्वेश्चन में उसने बेसिक सैलरी जो है वो दी है और एक आपने जेन में रखना है कि इसमें ₹80,000 उसकी करंट जो बेसिक सैलरी है वो है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके हमें एनुअल में लेके जाना है। तो हम इसको टोटल जो टैक्सेबल वाला कॉलम होगा उसमें लिखेंगे और इसमें ऑलरेडी जो है वो चीज़ें इसमें लिखेंगे ताकि वो पता चले कि ये 80,000 हमारा जो है पर मंथ है और इसको मल्टीप्लाई करके 9,60,000 जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से जो बाकी चीज़ें होती हैं, बोनस हो गया या एम्प्लॉयर से कोई भी चीज़ मिलेगी वो इन फॉर्म ऑफ अमाउंट मिलेगी, तो वो ऑलरेडी जो है वो टैक्सेबल होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें अब बोनस मिल रहा है उसको, तो वो भी आपका 2 लाख रुपीज़ इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने एंटरटेनमेंट अलाउंस है वो भी आपने इसमें टैक्सेबल करना है। जैसा कि हमने कहा कि हर अलाउंस जो है वो टैक्सेबल होगा सिवाय 2 अलाउंसेस के, एक मेडिकल का और एक जो है वो हमारा TADA वाला जो कि होगा टोटली एग्जाम्प्ट। मेडिकल जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी होगा और बाकी जो है वो टोटली जितनी भी अलाउंसेस होंगे अदर देन दीज टू, तो ये हमने पहले यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस है, तो कोई भी अलाउंस हो वो आपने इसमें नहीं लिखना और इसमें उन्होंने बताया जी कि ये आपका 50% यानी कि ये 50% मिल रहा है आपको ऑफ MTS। अच्छा, MTS जो है वो आपका जो है वो इसमें दिया गया है और वो ऊपर फर्स्ट पॉइंट में आपको 60,000 का दिया गया था, यानी कि 60,000 जो है वो मंथली आपका जो है वो है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय आपने जो है वो ये पर मंथ दिया गया
तो आपने इसको कैलकुलेट किस तरह से करना है ये देखें। ये आपने इस तरह आपने लेना जी कि 60,000 और मल्टीप्लाई बाय 12 और फिर मल्टीप्लाई बाय 50%। तो ये हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हम इसमें लिख लेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा बन जाएगा। इसी को हम यहाँ पर